बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आप लोग देख रहे हैं चैनल फार्मेसी फाइल्स प्लस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का नाम से ही ज़ाहिर है, एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है काम करें, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। तो ऐसी ड्रग्स को, ऐसी मेडिसिन को हम लोग कहेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो दोज एंटी इन्फेक्टिव विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब एंटीबायोटिक्स जो है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। अब आजकल तो जो है वो कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में या लैब्स में प्रिपेयर की जा चुकी है एंटीबायोटिक्स जो है। पर यह है कि एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाके लड़ें और हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करें। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। अब आगे इसकी दो क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है और बैक्टीरियासाइडल्स क्या होती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दो तरह की होती हैं। एक वो जो बैक्टीरिया को किल कर दे और जितने बैक्टीरिया जो प्रेजेंट हैं, और एक होती है जो कि बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ को स्टॉप कर दे, रुकवा दे। तो बैक्टीरियोस्टैटिक को अगर हम देखते हैं तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स विच स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करवाती है। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है, इसके एग्जांपल में आ जाती है। और जब बैक्टीरियासाइडल्स को हम देखते हैं तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स विच किल द बैक्टीरिया, मतलब ये ग्रोथ को करवाते, ख़त्म नहीं करवाते, बल्कि जो है जो अवेलेबल होते हैं बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ को, उनको जो है ख़त्म कर देते हैं, सिरे से उनको ख़त्म करते हैं, किल करवा देते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाती है पेनिसिलिन। इसी तरह से एक थर्ड कैटेगरी इनकी आती है लिनिजोलिड जो है। इसके अंदर इसके अंदर जो भी ड्रग्स आएंगी लिनिजोलिड्स की के अंदर जो भी आएंगी उसके अंदर बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियासाइडल्स दोनों की क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। जिस तरह बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पे भी वो काम करेगी और बैक्टीरियासाइडल्स के तौर पे भी काम करेगी। वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रुकवाएगी भी सही, और बैक्टीरिया जो पहले से ही प्रेजेंट है उनको किल भी करवाएगी। तो ये तीन इसकी क्लासिक जो है टाइप्स हैं इसकी, जो आप लोग इसको सब टर्म्स भी कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स की। अब आगे फर्दर चलती हैं कि बैक्टीरिया जो है, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हम उनको किन किन बेसिस पे जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया के सेल की सेल वॉल को ख़त्म कर दें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का काम होता है कि उन्होंने इस बैक्टीरियल सेल का जो है इसको ख़त्म करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। अब कुछ जो है हमारे पास हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। अब ये एक बैक्टीरिया का अगर सेल है तो वो इसकी सेल वॉल को ख़त्म करेंगे एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बैक्टीरियल सेल है। अब वो क्या करेंगे, इसकी जो है सेल वॉल इसको डिस्टर्ब कर देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब सेल वॉल ही ख़त्म हो जाएगी तो बाहर का जो भी हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको, जो एक नॉर्मल सेल है वो सेल वॉल के बगैर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जो है वो सेल रप्चर हो जाएगा, सेल ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स का काम ये है कि वो बैक्टीरिया के सेल की सेल वॉल को ख़त्म करती हैं, और जो है बाकी जो है सेल अपना तवाज़ुन जो है कायम नहीं रख पाता, और जो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स का काम होता है कि जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देते, जो कि बैक्टीरिया की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस ही नहीं होगी तो फिर बैक्टीरिया के सेल का या बैक्टीरिया का बनना या ग्रो करना जो है वो इम्पॉसिबल है। इसी तरह डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। अब डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स का क्या काम है कि वो जो सेल के डीएनए होता है, सेल का जो डीएनए होता है उसको ही ख़राब करते हैं, उसको ही डिस्ट्रॉय करते हैं। जब सेल का डीएनए ही नहीं रहेगा तो फिर एक प्रॉपर सेल भी नहीं रहेगा। तो ये जो है डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं वो इस तरह से काम करते हैं। फिर कुछ मिसलेनियस एजेंट्स आ जाते हैं, मतलब उनका वे ऑफ एक्ट जो है वो दूसरी तरह से है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का अगर मैं दोबारा बताऊं तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। तो उसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स हैं ये। तो एंटीबायोटिक्स की हमने ये आगे दो सब टर्म्स देखी, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियासाइडल्स, और जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ सकते हैं। और इसी के साथ जो हमने अगर डिवीजन देखी है तो डिवीजन में आ जाते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, और इसके बाद है मिसलेनियस एजेंट्स हैं। तो ये इसकी जो है तीन तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं इसके आगे मुख्तलिफ ड्रग्स आएंगी, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के आगे मुख्तलिफ ड्रग्स आएंगी, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स के आगे मुख्तलिफ ड्रग्स आएंगी, मिसलेनियस एजेंट्स के आगे भी मुख्तलिफ जो है वो ड्रग्स आएंगी। तो हमने देखना है कि हम इन चारों का काम यही कि बैक्टीरिया के सेल को इन्होंने ख़त्म करना है, पर इनका वे ऑफ एक्ट जो है वो डिफरेंट है। मतलब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं वो सेल वॉल को ख़त्म करके बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। प्रोटीन ये वाले जो हैं ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को रोक के बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करते हैं। ये वाले डीएनए को जो है ख़राब करके डीकोड करके जो है वो डीएनए जब नहीं बनने देंगे तो बैक्टीरिया का सेल भी नहीं बनेगा। और जो है इन सारों का मतलब जो है वे ऑफ एक्ट जो है वो
डिफरेंट है, पर ख़त्म इन सारों ने बैक्टीरिया को ही करना है। हमारी बॉडी में अगेंस्ट बैक्टीरिया के जाके काम करना है, मतलब एंटीबायोटिक्स के तौर पे काम करना है। इसी तरह आप जब भी इनकी डिटेल देखेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो होते हैं वो उनकी जब हम आगे क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले आती है पेनिसिलिन, फिर सेफलोस्पोरिन, फिर कार्बापिनम और फिर उसके बाद जो है वो मोनोबैक्टम। इनकी डिटेल को देखना है। सेल वॉल अब पेनिसिलिन जो है, सेफलोस्पोरिन, कार्बापिनम और मोनोबैक्टम, इन सारों का काम यही है कि ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले पेनिसिलिन को हम अगर डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहले पेनिसिलिन आती है। सब क्लास ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन अटैक्स बैक्टीरिया बाय अटैचिंग टू एंड डैमेजिंग देयर सेल वॉल। तो वही बात लिखी हुई है कि पेनिसिलिन ज़ाहिरी बात है सेल वॉल इनहिबिटर्स में आता है, तो ये भी किस तरह से काम करेगा। पेनिसिलिन अटैक्स बैक्टीरिया बाय अटैकिंग टू एंड डैमेजिंग देयर सेल वॉल, मतलब या तो वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अटैच होकर उसको ख़त्म करेगा या फिर जो है उसको वैसे ही ख़त्म कर देगा। तो काम इनका सेम ही है कि इन्होंने सेल वॉल को ख़त्म करके हमारी बॉडी में एज अ एंटीबायोटिक्स काम करना है। अब आगे पेनिसिलिन की अगर फर्दर डिटेल देखते हैं तो इसकी भी चार जो हैं वो सब टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी देखते हैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन की सबसे पहली क्लास आती है नेचुरल पेनिसिलिन है। नेचुरल पेनिसिलिन के बाद आती है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। फिर उसके बाद सी पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है माइनो पेनिसिलिन, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आती है एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन जो है। इनकी अलग-अलग आगे भी इनकी ड्रग्स हैं। पेनिसिलिन नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर क्या क्या आ जाती है, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी है। पेनिसिलिन एज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के अंदर आ जाती है मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन और नेफिसिलिन। फिर अमाइनो के अंदर आ जाती है एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। और फिर एंटी सोडोमोनल पेनिसिलिन के अंदर आ जाते हैं पिप्राजिलिन, एज़लोसिलिन और मेज़लोसिलिन। तो ये सिंपल इनकी क्लासिफिकेशन है। इनकी ड्रग्स के नाम भी हैं, तो आप लोग इनका एज इट इज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है इनको एज इट इज़ पेपर में लिख सकते हैं। ये आप लोगों को जो है बने बनाए नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं लिपिन कोड की बुक से। तो इस चैनल पे आप लोगों को जो है बने बनाए नोट्स और साथ साथ जो है कंप्लीट लेक्चर भी दिया जाता है, तो आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सेम टू सेम एज़ इट इज़ जिस तरह हमने नोट्स बनाए होते हैं आप लोग इसको अपने पेपर में लिख सकते हैं। इसमें कोई भी जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं पेनिसिलिन की। अभी हमने क्लासिफिकेशन देखी है, तो अभी हमने पेनिसिलिन को कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। अभी पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन देखी है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका जो है साइड इफ़ेक्ट्स, इसके फिर जो हैं वो इसके क्लिनिकल यूजेस क्या क्या होंगे। फिर उसके बाद कार्बापिनम्स पे जाएंगे। कार्बापिनम्स की भी सेम इसी तरह क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ड्रग्स के नाम पढ़ेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके क्लिनिकल यूजेस। सेम इस तरह सेफलोस्पोरिन को पढ़ेंगे, फिर सेम इस तरह मोनोबैक्टम को पढ़ेंगे। तो फिर हमारा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो ख़त्म होगा। आज का लेक्चर में जो है हम लोग सिर्फ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को पढ़ेंगे। बाकी जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं या फिर डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, उनको हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट्स में डिवाइड करके नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज सिर्फ हम जो है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो उनको देखेंगे। तो पेनिसिलिन की जो है वो डिटेल में जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले काम आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पेनिसिलिन का। अच्छा, आप लोग जो है इतनी डिटेल दे के परेशान ना हो, ये जो है एक है तो सारा ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है बट हम जो है आप लोगों को बहुत इजी वे में समझाएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पेनिसिलिन का। अब कह रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने क्या डिस्कस करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये डिस्कस करना है कि पेनिसिलिन जो है वो किस तरह से एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है। एज एंटीबायोटिक इसका किस तरह से काम होता है। तो एंटीबायोटिक है, हमें सारी बात है, ये तो पता है कि एंटीबायोटिक है, इसने जाके बैक्टीरिया को क्या करना है, ख़त्म करना है। पर ख़त्म किस तरह से करना है, अब आप लोगों को ये बात पता है। पेनिसिलिन क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। तो जब ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है तो हमें पता है कि जब हम पेनिसिलिन खाएंगे, एंटीबायोटिक है, तो ये हमारी बॉडी में जाएगी, बॉडी में जाके जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके सेल वॉल को ख़त्म करेगी। जब उनके सेल वॉल को ये ख़त्म करेगी तो सेल जो है बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी का, तो जो है वो सेल जो है वो रप्चर हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है पेनिसिलिन का, मतलब पेनिसिलिन इस तरह से एक्ट करती है। पर जब हम इसको बायोलॉजिकली एक डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो हम आप लोगों को ये जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है एक लॉन्ग वे में लिखा हुआ है, पर जो है हम आप लोगों को एक ईजी वाला तरीका जो है वो बताते हैं कि पेनिसिलिन जो है किस तरह से करती है, एक्ट करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पेनिसिलिन का। अच्छा, बहुत ही सिंपल है, ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ कि ये बहुत इजी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पेनिसिलिन जो है वो पीबीपीज पे जो है जाके अटैच हो जाती है। पेनिसिलिनेज बाइंडिंग प्रोटीन है। जब ये पेनिसिलिन जो है उस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी तो अब इस प्रोटीन ने आगे से क्या बनाना होता है, इस प्रोटीन ने आगे से बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है।
अब पेनिसिलिन जो है वो पीबीपीज़ के साथ अटैच हो जाएगी, इसको कोई और काम नहीं करने देगी। पेनिसिलिन जो है वो पीबीपीज़ के साथ जाके अटैच हो जाएगी। और अब पीबीपीज़ का काम क्या था, वो पेप्टिडोग्लाइकन बनाता है, और पेप्टिडोग्लाइकन किस में होता है, सेल वॉल में होता है। जब पेनिसिलिन पीबीपीज़ के साथ अटैच हो जाएगी तो वो ये वाला काम नहीं कर पाएगा, मतलब वो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बना पाएगा। जब पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनेगी तो सेल वॉल भी नहीं बनेगी। तो पेनिसिलिन जो है पीबीपीज़ के साथ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाके अटैच होती है। दिस स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन जो है वो रुक जाती है। एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, तो जब जो है बैक्टीरियल सेल वॉल का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो ही नहीं बन पाएगा, तो जो है आगे से बैक्टीरियल सेल वॉल भी नहीं बनेगी। और जिस बैक्टीरिया की जो है बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं होगी तो वो जो बैक्टीरिया का सेल है वो रप्चर हो जाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मतलब उसको जो है जीने का कोई हक नहीं है। तो बैक्टीरिया का सेल जो है इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह से जो है पेनिसिलिन काफ़ी सारे बैक्टीरिया के सेल वॉल्स को जो है इनहिबिट करती है, उनको जो है ग्रो करने से, उनको फर्दर जो है आगे बढ़ने से रोकती है। तो जब काफ़ी सारे बैक्टीरिया के सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, उनको सारों को जाके पेनिसिलिन जो है उनकी सेल वॉल को जो है ख़त्म करती है। जब सेल वॉल को ख़त्म करती है या बनने नहीं देती, तो जो है बाकी सेल्स जो हैं वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर में या जो जितनी भी कंडीशन होती हैं उनमें सर्वाइव नहीं कर पाते, और जो है वो रप्चर हो जाते हैं। तो ये सारी जो है वो पेनिसिलिन का जो है वे ऑफ एक्शन है, मतलब पेनिसिलिन इस तरह से जो है वो काम करती है। आगे चलते हैं पेनिसिलिन की फर्दर डिटेल में। तो पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन के यूजेस देख लेते हैं कि पेनिसिलिन यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है। यूज़ तो हमें पता है, इसने एज एन एंटीबायोटिक ही यूज़ होना है। एज एन एंटीबायोटिक ही ये यूज़ होगी। तो पेनिसिलिन जो है इसकी हम सबसे पहले हमने पीछे देखी हुई है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आती थी नेचुरल पेनिसिलिन, फिर उसके बाद आती थी नेचुरल पेनिसिलिन में आते थे पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी जो है। अच्छा, अब इनके जो है आगे से फर्दर जो है मतलब इनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। पेनिसिलिन जी जो है वो HCl सेंसिटिव होती है, जबकि पेनिसिलिन वी जो है वो HCl रेजिस्टेंट होती है। तो अब जाहिर बात है जो पेनिसिलिन जी है वो अगर HCl सेंसिटिव है, मतलब वो जो है अगर जैसे ही हमारे स्टमक में जाएगी, स्टमक में HCl होता है, तो HCl जो है उसको ख़राब करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, या हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह बनाएगा, इरिटेटिंग बनाएगा, तो वो जो है IV के तौर पे यूज़ की जाएगी। ठीक है, पेनिसिलिन जी जो है वो IV मतलब जो इंजेक्शन के थ्रू यूज़ की जाएगी, इंट्रावेस्कुलर जो है इंट्रावेंटिकुलर तो इंट्रावेंटिकुलर इंजेक्शन के थ्रू जब वो यूज़ की जाएगी। पेनिसिलिन वी जो है वो HCl रेजिस्टेंट है, मतलब इसको HCl से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम इसको ओरली ले लें, तो फिर जो है ये ओरली जो है यूज़ की जा सकती है। नेचुरल पेनिसिलिन्स आर एक्टिव अगेंस्ट द बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोथ के अगेंस्ट जो है ये यूज़ की जा सकती है नेचुरल पेनिसिलिन। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इनके डिफरेंट इनके स्पेक्ट्रम है, मतलब इनके अंदर डिफरेंट बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जिस तरह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये ग्राम पॉजिटिव में आते हैं। और जिस तरह निजीरिया गोनोरिया, निजीरिया मेनिंजाइटिस, पास्चुरिला मल्टोसीडा जो है ये सारे ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो मतलब ये बैक्टीरियाज़ के नाम हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। फिर इस तरह ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया काफ़ी सारे हैं, पर हमने आप लोगों को जो यहाँ पे 3 जो है इंपॉर्टेंट जो है वो मेंशन किए हैं, वो आप लोगों को दिखाए हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ पेनिसिलिन के, पेनिसिलिन का क्या यूज़ है। ठीक है, तो नेचुरल पेनिसिलिन को सबसे पहले देखा है, पेनिसिलिन जी है, फिर इस तरह पेनिसिलिन वी है। तो पेनिसिलिन जी जो है वो HCl सेंसिटिव होती है, पेनिसिलिन जी वी जो है वो HCl रेजिस्टेंट होती है। सारी बात हो गई, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम हमने देख लिए हैं। अब हम इसके देख रहे हैं यूजेस क्या क्या हैं, पेनिसिलिन के जो है वो यूजेस क्या क्या हैं। अच्छा, पेनिसिलिन जो है वो कहाँ कहाँ भी यूज़ होती है, निमोनिया के अंदर यूज़ होती है। अच्छा, अब इसको जो है अलग-अलग से जो है बैक्टीरिया के साथ साथ नाम भी दिए गए हैं कि निमोनिया के अंदर जो है, निमोनिया के अंदर और आर्थराइटिस के अंदर, गैस गैंग्रीन के अंदर जो है, नेक्रोटाइजिंग फैस्काइटिस के अंदर जो है यूज़ होती है। ठीक है, फिर डॉग प्लस कैट बाइट अगर आप लोगों को काट लेते हैं, कोई कुत्ता या बिल्ली आप लोगों को काट लेता है, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, लाइम डिजीज़ है, एंथ्रेक्स है, फिर उसके बाद जो है वो अपर डिजीज़ इन्फेक्शन जो है वो उनके अंदर भी ये यूज़ होती है। निमोनिया का आप लोगों को पता है कि लिए लंग इन्फेक्शन है, और जो है लंग के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या अगर उनके अंदर पानी भर जाए, खासकर ये सर्दियों में होता है और छोटे बच्चों को जो है वही ज़्यादा चीज़ तौर पे जो है चीज़ अफेक्ट करती है, तो इस चीज़ को निमोनिया कहा जाता है। जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस को अगर हम देखते हैं तो आर्थराइटिस क्या चीज़ होती है, कोई भी जॉइंट का पेन है या फिर स्टिफनेस है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट में, मतलब जोड़ों का कोई भी दर्द है, तो उसको हम जो है वो आर्थराइटिस के नाम से जानेंगे। गैस गैंग्रीन है, गैंग्रीन का क्या मतलब होता है, गैंग्रीन का मतलब है टाइप ऑफ टिश्यू डेथ कॉज बाय द लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई, मतलब ऐसे टिश्यूज़ जहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो उसको हम जो है वो गैंग्रीन कहते हैं। पर जो गैस गैंग्रीन क्या है, गैस गैंग्रीन मतलब एक ऐसी जो है बीमारी है
गैस गैंग्रीन इज़ अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज बाय द क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के थ्रू जो है ये फैलती है। गैस गैंग्रीन इट लीड्स टू टिश्यू डेथ एंड गैस प्रोडक्शन इन अफेक्टेड एरिया। मतलब कुछ एरियाज़ में, कुछ टिश्यूज़ के अंदर जो है वो गैस भर जाती है और जो है वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपरली होने नहीं देती। तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं गैस गैंग्रीन, और ये डेथ कॉजिंग भी हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्रोटाइजिंग फैस्काइटिस। फ्लैश ईटिंग डिजीज़ है, मतलब हमारा जिस्म जो है अंदर ही अंदर खुद को खाना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन दैट किल्स द बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज विद रेड एंड ब्लैक स्किन, स्वेलिंग, पेन एंड फीवर एंड वॉमिटिंग। इसके साथ क्या क्या होता है, ब्लैक एंड रेड स्किन का कलर हो जाता है, स्वेलिंग, पेन और जो है फीवर एंड वॉमिटिंग। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके जो हैं सिम्टम्स हैं वो नेक्रोटाइजिंग फैस्काइटिस के। मेन कॉज इसका भी बैक्टीरिया है। अच्छा, ये जितनी भी बैक्टीरिया हैं ये जो है हमारे पास, ये सारे बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में आते हैं। मतलब ये जितनी भी बीमारियां हैं ये हमें बैक्टीरिया के थ्रू लगती हैं, ठीक है। और ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो हम इनके अगेंस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नमूनिया है, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू हमारी, वो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाएगा तो हमें नमूनिया हो जाएगा। आर्थराइटिस का भी जो है बैक्टीरिया है, ठीक है। गैस गैंग्रीन बैक्टीरिया के थ्रू होता है। नेक्रोटाइजिंग फैस्काइटिस जो है, फिर डॉग प्लस कैट बाइट, मतलब डॉग और कैट्स के जो है सलाइवा में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। पास्टुरिला मल्टोसीडा जो है, नमूनिया, आर्थराइटिस, गैस गैंग्रीन, इनके लिए हम जो है एंटीबायोटिक लेते हैं, वो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस हैं, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस जो है उसके लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस हैं। एंडोकार्डाइटिस होता क्या है एंडोकार्डाइटिस का मतलब है कि हमारी जो हार्ट है उसकी जो इनर लेयर है, उसकी जो इनर वॉल्स हैं वो उनकी जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट यू विल इन्वॉल्व द हार्ट वॉल्स कॉज बाय द जर्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जर्म्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर चले जाते हैं तो जो है हमें क्या बीमारी हो जाती है, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस का मतलब है कि हमारी जो है हार्ट है, हार्ट की जो इनर वॉल्स होती हैं वो उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब उनके अंदर स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो हम जो है हमें एंडोकार्डाइटिस हो जाता है और हम उसके अगेंस्ट कौन सी भी ड्रग लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, ये एंटीबायोटिक है, इसको यूज़ किया जा सकता है। सेम इसी तरह अगर नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट पे है लाइम डिजीज़। तो लाइम डिजीज़ क्या है? अच्छा, लाइम डिजीज़ जो है एक टिक के काटने से जो वो होती है, ठीक है। किसी भी मकड़ी के या एक छोटा सा जो कॉकरोच होता है, टिक होता है, उसको इंग्लिश में टिक ही कहते हैं। तो उसके काटने से जो एक बीमारी होती है उसको लाइम डिजीज़ कहते हैं। उसके भी सलाइवा में जो है वो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम होता है बोरीलिया बैक्टीरिया। तो बोरीलिया बैक्टीरिया के काटने से जो है वो हमें लाइम डिजीज़ हो जाती है और इसका एंटीबायोटिक्स भी सेम उसके साथ ही मिलता जुलता है, बोरीलिया बर्गडोर्फेरिया। तो उसके बाद है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के अगेंस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं जो है इसका, एंथ्रेक्स के अगेंस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं बैसिलस एंथ्रासिस, इसका जो है एंटीबायोटिक है। और एंथ्रेक्स होता है कॉज बाय द बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रासिस बैसिलस जो है इसका वो जो बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से होती है। और कॉन्टेमिनेटेड स्प्रेज एनिमल्स और प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है वो ये होती है। मतलब कोई भी अगर इंसान जो है वो जानवरों के करीब ज़्यादा रहता है, जिस तरह से जो है हमारे ग्वाले वगैरह जो हैं या फिर जो भैंसों के पास ज़्यादातर रहते हैं या जो जानवरों के साथ जिनका इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो उनमें जो है ये बैक्टीरिया के थ्रू जो एंथ्रेक्स की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, तो ये हमारा नोज़ है, ठीक है। नोज़ के इसोफेगस के ज़रिए से हमारा सांस अंदर जाएगा और साथ उसके बाद जो है लंग्स के अंदर जाएगा। तो जो है नज़ल जो है ये नज़ल हमारी जो है पाइप है, ठीक है। और जो है इसके थ्रू जो है हमारा जब सांस अंदर जाएगा तो अपर एरियाज़ में जो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो जाएंगे उनको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। वो जो है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस को भी क्लियर करने के लिए हम कौन से एंटीबायोटिक्स लेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो ये यहाँ पे हमारा आज जो है पेनिसिलिन ख़त्म होता है। ओके, तो पेनिसिलिन हमारे यहाँ पे जो है वो ख़त्म हुआ है। अब हम आगे चलते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन पे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जो है क्लियर किया है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन हमारा क्लियर हो गया, हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लिया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए हैं, इसके यूजेस देख लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेफ्लोस्पोरिन की तरफ। तो सेफ्लोस्पोरिन का भी सेम इसी तरह हम लोग देखेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे, यूजेस देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं सेफ्लोस्पोरिन की तरफ।
तो अब देखें आप लोग, ये है सेफलोस्पोरिन। तो सेफलोस्पोरिन क्या होता है? फर्स्ट सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक जो इन्वेंट हुई थी, सेफालोटिन इन्वेंट हुई थी 1964 के अंदर जो थी। सबसे पहले सेफलोस्पोरिन जो है वो ईजाद हुई थी, इन्वेंट हुई थी। सेफलोस्पोरिन जो है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन के बाद ये दूसरी है ड्रग है जिसको हम सेल वॉल इनहिबिटर्स के तौर पे जो है यूज़ करते हैं। सेल वॉल इनहिबिटर्स है ये भी। इसके अंदर हमने सबसे पहली ड्रग पढ़ी थी पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स थी, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ठीक है। और जो है अब सेफलोस्पोरिन भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, ये दूसरे नंबर पे आती है। तो अब हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सेफलोस्पोरिन हमने देख लिया कि फर्स्ट सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक जो थी वो सेफालोटिन थी, 1964 के अंदर जो है वो इन्वेंट हुई थी। अच्छा, अब आगे इसकी जनरेशन्स हैं। मतलब सबसे पहली जनरेशन जो थी उसके अंदर ड्रग्स थी सेफालोटिन, सेफाजोलिन और सेफाड्रोक्सिल। फिर सेकंड के अंदर आती हैं सेफाक्लोर, सेफ्यूराजीन, सेफमेटाजोल। थर्ड जनरेशन की आती है सेफ्ट्रायाजोन, सेफाटोक्साइन, सेफ्टाजीडीन। फोर्थ में आती है सेफीपाइम, सेफपायरोम। और फिफ्थ में आ जाती हैं आप लोगों के पास हैं सेप्टारोलिन है और सेप्टाबाइप्रोल है। मतलब ये इनकी ड्रग्स के नाम हैं। तो ये ड्रग्स के नाम जो है ये आप लोगों ने एज इट इज़ ही जो है वो याद करने हैं। आप लोग इनका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोग थोड़ी देर इसलिए रुकते हैं ताकि आप लोग जो इजीली स्क्रीनशॉट ले सकें। सेफलोस्पोरिन है तो इसको भी आप लोग एज इट इज़ ही पेपर में लिख सकते हैं। सेफलोस्पोरिन के आगे फर्दर डिटेल्स पे अगर हम जाएं तो सेफलोस्पोरिन जो है, अच्छा इस चीज़ को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमने इसको इजी वे में लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो ये चीज़ ऊपर जो है प्लस छोटा है, यहाँ से बड़ा हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। सेम नीचे अगर हम देखें कि माइनस छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। ये प्लस और माइनस का क्या मतलब? ये प्लस और माइनस का मतलब है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हैं, ग्राम पॉजिटिव, और ये हैं ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट। अच्छा, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारे पास सेफलोस्पोरिन की, वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्ट करती थी, इसीलिए हमने प्लस बड़ा बनाया और माइनस बहुत छोटा बनाया, क्योंकि वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कम एक्ट करती थी, ठीक है। मतलब उनके अंदर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करने के जो चांसेस थे या जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत कम थी। तो इसी तरह जब हम आगे मूव करते जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड जनरेशन पे जाते हैं, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे जाते जाते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने की जो एबिलिटीज़ हैं वो कम होती जाती हैं ड्रग्स की। मतलब फिफ्थ जनरेशन में जो भी ड्रग्स आएंगी, फिफ्थ जनरेशन में अभी हमने कौन कौन सी ड्रग देखी है? फिफ्थ जनरेशन में अभी हमने देखी है सेफ्टारोलिन है और सेप्टोबाइप्रोल है। तो मतलब ये दो ड्रग्स हमने अगर देखी हैं तो ये जो है ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया को बहुत कम जो है ख़त्म करेंगी। इसकी निस्बत जो ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के स्पेक्ट्रम इनके पास बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ये इजीली जो है वो ख़त्म कर सकेंगी। इस तरह अगर हम फर्स्ट पे मूव करते हैं तो ये फर्स्ट वाली जो थी ये पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव का स्पेक्ट्रम इनके पास बहुत ज़्यादा था। ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया को ये बहुत ईजिली हल कर लेते थे, जबकि ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया को ये जो है ईजिली जो है ख़त्म नहीं कर सकती थी, मतलब उनके अगेंस्ट ईजिली नहीं लड़ सकती थी। तो ये जनरेशन जब हम फर्स्ट से फिफ्थ पे जाते हैं, मतलब जो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इन ड्रग्स में जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करने की जो एंटीबायोटिक एबिलिटी है, एंटीबायोटिक ट्रेट है इनका, वो कम होता जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो उनको ख़त्म करने का जो है वो स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता जाता है, वास्ट हो जाता है, ब्रॉड होता जाता है। अब देख लेते हैं, अब हर जनरेशन को हमने अलग-अलग पढ़ना है। फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन क्या चीज़ है? इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव। तो वही बात है, फर्स्ट जनरेशन जो थी वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्ट करती थी, ठीक है। जो आगे जाते जाएंगे ग्राम पॉजिटिव का जो स्पेक्ट्रम है वो कम होता जाएगा, और जो आगे जाते जाएंगे ग्राम नेगेटिव का जो स्पेक्ट्रम है वो ज़्यादा होता जाएगा। आप नीचे से माइनस के साइन को देख सकते हैं, ये ज़्यादा होता जा रहा है, और इसी तरह से ऊपर से पॉजिटिव के साइन को भी देख सकते हैं, ये ऊपर जैसे जैसे आगे जाए जा रहा है ये कम हो जा रहा है, इसका स्पेक्ट्रम जो है वो कम हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो मतलब इसके अगेंस्ट जो फर्स्ट जनरेशन में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं पर बहुत कम, ठीक है। एग्जांपल्स में इसकी आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई है, प्रोटिस मिराबिलिस और क्लेब्सेला। ये सारे ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरियाज हैं जिनके अगेंस्ट जो है फर्स्ट जनरेशन जो है वो काम करती है। अच्छा, इसके जो यूजेस हैं, अब हर जो जनरेशन है इसके हम यूजेस जो है देख लेते हैं, देखेंगे साथ साथ बल्कि। तो इसके यूजेस जो हैं उसके बारे में मतलब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सारे जो है यूजेस हैं काफ़ी हद तक जो है सेम है इनके, जो काफ़ी हद तक जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी सेम है। मतलब एंटीबायोटिक्स कोई जो है इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, आप लोग इसको बिल्कुल ईजी लें, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के जो यूजेस हैं उसके अंदर हम लोग देखते थे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगेंस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ होता है। स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ होता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के तो अगेंस्ट यूज़ होता है। और सर्जिकल साइड में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, मतलब अगर सर्जरी करते वक्त किसी भी जगह पे हमने कट लगाया और वहाँ बैक्टीरिया दाखिल हो गए, इन्फेक्शन हो गया,
तो हम लोग जो है फर्स्ट जनरेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे एग्जांपल भी लिखी है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर आप लोगों की यूरिनरी जो है सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अगर उसके अंदर जो है आप लोगों को इन्फेक्शन हो जाए तो आप कौन सी ड्रग ले सकते हैं? सेफेलेक्सिन ले सकते हैं। स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता तो आप लोग सेफ्रोडीन ले सकते हैं। फिर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कोई हो जाता है, अगर मतलब सांस लेने का जो है नाक में या फिर कोई जो है पाइप में जो है विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, अगर उसके अंदर हो जाता है तो सेफ्ड्रोक्साइल ले सकते हैं। सर्जिकल साइट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर सेफाजोलिन ले सकते हैं। फिर इसी तरह चलते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन में जो है वो भी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज़्यादा होगी, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट जो है वो उसका स्पेक्ट्रम कम होगा। इसी तरह ग्राम नेगेटिव की आगे हमने थोड़ी सी जो है बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं। इकोलाई है, प्रोटिस मिराबिलिस, क्लेब्सिला, निजीरिया मेनिंजिटाइटिस, इनके नाम है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ के। और ये भी कहाँ यूज़ होती हैं? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और इंट्रा अब्डोमिनल इन्फेक्शन के अंदर जो है वो ये यूज़ होते हैं। मतलब अगर आप लोगों के पेट में जो है वो कोई स्टमक में या इंटेस्टाइन में अगर कोई इशू हो जाता है और इसोफेगस में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर आप लोग जो है ये सेकंड जनरेशन के ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। इसकी आगे एग्जांपल्स भी लिखी हैं। सेफाक्लोर है और सेफोजिटीन है। तो ये इसकी कुछ ड्रग्स के नाम भी हैं। फिर इसी तरह चलते हैं थर्ड जनरेशन के ऊपर। थर्ड जनरेशन के ऊपर जो है ग्राम पॉजिटिव के ऊपर वही चीज़ बता रहा है। ग्राम पॉजिटिव को जो है वो डील करता है, बट जो है बट लेस दैन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। हमने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव का जो है वो पहले ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद कम होता जाता है जो स्पेक्ट्रम है। तो जो है सेम थर्ड जनरेशन में यही कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि थर्ड जनरेशन भी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है इफेक्ट करेगा, पर फर्स्ट और सेकंड से की निस्बत कम जो है इसकी अवेलेबिलिटी होगी। इसकी जो एफिकेसी आप लोग कह सकते हैं, इसकी एफिकेसी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की ड्रग्स के अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के में जो है वो कम होगी। एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव इंक्रीजेज फर्दर। जाहिर बात है जब पॉजिटिव कम हो रहा है तो फिर नेगेटिव ने तो ज़्यादा होना ही है। तो थर्ड जनरेशन पे आके वो कह रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो जाती है, पर जो ग्राम नेगेटिव है उसके अगेंस्ट जो एक्टिविटी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव इंक्रीजेज फर्दर। कह रहे हैं कि अब जब इसकी जो है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट जो है इसकी इंक्रीज़ हो गई है, स्पेक्ट्रम इसका इंक्रीज़ हो गया, इसका ब्रॉड हो गया, तो जाहिर बात है थोड़े बैक्टीरिया के नाम भी ज़्यादा आएंगे। इकोलाई है, प्रोटिस मिराबिलिस, क्लेब्सिला, निजीरिया मेनिंजिटाइटिस, हेमोफाइलस, मतलब सारे बैक्टीरियाज हैं जिनके अगेंस्ट से थर्ड जनरेशन की जितनी भी ड्रग्स हैं वो लड़ सकती हैं, ठीक है। इसके यूजेस अगर आप लोग देख लेते हैं तो एपिडर्माइटिस है, ठीक है। उसके बाद स्किन इन्फेक्शंस हैं। ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि आप लोगों की जो कोई भी जो सांस की नाली है अगर उसके अंदर प्लेग जमना शुरू हो गया है तो इस चीज़ को कहते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। नमूनिया है। नमूनिया के अगेंस्ट भी जो है ये ड्रग जो है वो यूज़ की जा सकती है। आप लोग देखें मतलब जो है काफ़ी हद तक जो इसके यूजेस हैं, एपिडर्माइटिस, स्किन इन्फेक्शन और नमूनिया, या फिर जो है एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब वो भी कॉमन है। तो ये सारे जो है मतलब यूजेज हैं इसके सेम हैं, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, थर्ड जनरेशन की हेडिंग देके सिर्फ लिखना है कि ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट। आप लोग सिर्फ इस चीज़ को एक दफ़ा याद रख लेना कि ग्राम पॉजिटिव का जो स्पेक्ट्रम है वो कम होता जाएगा और ग्राम नेगेटिव का जो स्पेक्ट्रम है वो ग्राम पॉजिटिव का कम होता जाएगा, ग्राम नेगेटिव का स्पेक्ट्रम इंक्रीज़ होता जाएगा। सिर्फ ये 2 लाइनें आप लोगों ने लिखनी है। कुछ जो है नाम लिख देने हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के और सिंपल उनके जो है कुछ यूजेस लिख देने हैं। तो सेफलोस्पोरिन जो है बहुत ईजी टॉपिक है। सेफलोस्पोरिन पेनिसिलिन की निस्बत जो है वो कम जो है वो डिफ़िकल्ट है। पेनिसिलिन भी खैर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर यह है कि आप लोग 1 से 2 दफ़ा या 2 से 3 दफ़ा वीडियोज़ को देखेंगे तो आप लोगों को जो है वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात कहूँ कि आप लोग वीडियो जो है वो एक चैनल से देखा करें जो चैनल आपको समझ लगती है, जिस चैनल की आपको समझ लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा चैनल देखें, अगर आप लोगों को किसी और चैनल से समझ लगती है आप लोग सिर्फ एक चैनल को देखा करें और उसके नोट्स को कॉपी किया करें, तो ये चीज़ जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी रहेगी। हाँ, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, लायक हैं, ब्रिलियंट हैं, शार्प माइंडेड हैं, तो फिर आप लोग डिफरेंट चैनल्स को डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ के लिए डिफरेंट कंसेप्ट्स के लिए, डिफरेंट थ्योरीज़ के लिए आप लोग डिफरेंट चैनल्स को देख सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन की तरफ चलते हैं। सेफलोस्पोरिन की फोर्थ जनरेशन है। एंटीसोडोमोनल जनरेशन भी इसको कहते हैं। अच्छा, इसके यूजेस कुछ देख लेते हैं। ड्रग्स के नाम पीछे लिखे हुए हैं, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। यूजेस के भी सेम वही हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और नमूनिया, सेम वही, इनमें कोई डिफिकल्टी की बात है नहीं। फिफ्थ जनरेशन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ जनरेशन के ड्रग्स के नाम पीछे लिखे हुए हैं, आप लोग इसके सिर्फ यूजेस देख रहे हैं। फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया है। फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया होता क्या है? फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया होता है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड विद फीवर। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? हमारे वाइट ब्लड सेल्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब न्यूट्रोफिल्स की कमी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। इस बीमारी को कहते हैं फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया का मतलब है कि आप लोगों की सोसाइटी से जो है मतलब बैक्टीरियाज आप लोगों ने रिसीव किए हैं, आपकी बॉडी में गए हैं और आप लोगों को कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हो गया। इसकी शॉर्ट फॉर्म है कैप। सेप्टिसीमिया हो गया है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं, और MRSA और MDRSP जो है वो मतलब ये इनके अगेंस्ट जो है वो ये यूज़ की जा सकती है फिफ्थ जनरेशन जो है।
अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया का मैंने आप लोगों को बता दिया कि फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया क्या चीज़ होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रोफिल्स की जो कमी हो जाती है, तो इसी वजह से जो है हमें फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया उसको कहते हैं। सेप्टिसीमिया की तरफ चलते हैं, तो सेप्टिसीमिया क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेप्टिसीमिया क्या चीज़ होती है। इन्फेक्शन दैट अकर्स व्हेन द जर्म्स फंजाई बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जो है क्या उसको कहते हैं कि अगर हमारे जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो अगर हमारे जो है पूरी बॉडी में फैल गए थ्रू ब्लड, मतलब हमारा ब्लड की सर्कुलेशन सारी बात पूरी बॉडी में जाती है। तो जब इस बैक्टीरिया जो है ब्लड के अंदर एंटर हो गया, ब्लड के ज़रिए जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जब जाएंगे, तो इस डिज़ीज़ को क्या कहेंगे, सेप्टिसीमिया। मतलब कहने का है कि अगर ब्लड के अंदर हमारे बैक्टीरिया ऐड हो गए हैं और अगर वो पूरी बॉडी में अगर जाना शुरू हो गए हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सेप्टिसीमिया। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का आप लोगों को पता है कि यूरिनरी सिस्टम में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, स्किन इन्फेक्शन में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। अब MRSA और MDRSP जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, MRSA जो है इसका तो मतलब फुल फॉर्म होता है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। तो मतलब ये इसकी फुल फॉर्म है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट, मतलब ये मैथिसिलिन को रेजिस्ट करता है। ऐसा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस क्लास का जो कि मैथिसिलिन को रेजिस्ट करता है, उसका फुल फॉर्म होता है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। तो हम इसके अगेंस्ट भी जो है वो 5th जनरेशन की एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। MDRSP है, MDRSP को अगर हम लोग देखते हैं तो MDRSP क्या चीज़ है, MDRSP होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसको हम कहते हैं। रेजिस्टेंट टू एटलीस्ट 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ द एंटीबायोटिक्स, मतलब ये एटलीस्ट 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया जो है उसके अगेंस्ट जो है काम करता है। ठीक है, अभी हमने 5th जनरेशन भी देख लिया, उसके यूजेस देख लिए हैं। अब सेफ्लोस्पोरिन के जो है साइड इफ़ेक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं सेफ्लोस्पोरिन को अगर हम लोग खाते हैं तो GIT में इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है हमें, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुपर इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद है ब्लड डिस्कार्सिया बिकॉज ऑफ द माइलोसप्रेशन, ठीक है। उसके बाद है दीज ड्रग इंक्रीज द ब्लीडिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दीज ड्रग्स डिक्रीज़ द विटामिन K प्रोडक्शन। फिर उसके बाद आ जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है, 10% तक हाइपर सेंसिटिविटी भी करवा सकते हैं। अब हमने देखना है कि सुपर इन्फेक्शन क्या होता है। अच्छा, अब सुपर इन्फेक्शन क्या चीज़ होती है। सुपर इन्फेक्शन एक तो इन्फेक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर गए, उन्होंने इन्फेक्शन करवा दिया, ये चीज़ तो हो गया, ठीक है। मतलब इस चीज़ को हम कहेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन, सॉरी इस चीज़ को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरिया जो है हमें पता है कि हम एक अफेक्टेड एरिया में गए हैं, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल हुआ, हमें इसने इन्फेक्शन करवा दिया। अब इस बैक्टीरिया के आने से पहले ही जो है हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन मौजूद था, इस बैक्टीरिया के आने से पहले ही जो इसने इन्फेक्शन करवाना था वो पहले ही हमारी बॉडी में मौजूद था, तो इस चीज़ को हम कहेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। तो सुपर इन्फेक्शन का मतलब यही है कि सुपर इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर आप लोगों की बॉडी में किसी दूसरे बैक्टीरिया के आने से पहले ही इन्फेक्शन मौजूद हो, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सुपर इन्फेक्शन हम लोग कहेंगे। फिर उसके बाद आते हैं ब्लड डिस्कार्सिया। तो ब्लड डिस्कार्सिया का मतलब ये है कि आप लोगों का जो ब्लड है वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब ब्लड अफेक्ट हो जाता है तो सारी बात है बैक्टीरिया पूरी बॉडी में फैल जाते हैं बिकॉज ऑफ द माइलोसप्रेशन है। दीज ड्रग्स इंक्रीज द ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। और विटामिन K की प्रोडक्शन, सारी बात है जब विटामिन K की प्रोडक्शन हो जाएगी तो ब्लीडिंग टाइम भी खुद ही जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी है 10% जो है हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो हमारी बॉडी में ये करवा दें। साइड इफेक्ट्स हैं ये सारे सेफ्लोस्पोरिन के, तो आप लोग इनका भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने जो है 2 ड्रग्स कवर की हैं, पेनिसिलिन भी और सेफ्लोस्पोरिन भी। पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं कार्बापीनम्स पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए कार्बापीनम्स पे चलते हैं। तो कार्बापीनम्स क्या चीज़ें होती हैं, कार्बापीनम्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, सिर्फ IV के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, मतलब इनका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड होता है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की काफ़ी सारी जो है बैक्टीरियाज को कवर कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग्स में इससे हम देख लेते हैं तो इमीपीनम, मीरोपीनम और एट्रापीनम और डोरीपीनम जो है इसके ड्रग्स के नाम है। इमीपीनम के साथ आप लोग सिलास्टाटिन ड्रग का नाम है, इसको लाजमी आप लोग कंबाइन करके देते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न लिखी हुई है, इमीपीनम इज़ डिस्ट्रॉयड बाय डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम इन द किडनी। इमीपीनम जब भी हमारी
किडनीज़ के अंदर जाएगी फिल्ट्रेशन के लिए, तो उसके किडनी के अंदर पहले से एक एंजाइम मौजूद होता है डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज। तो ये डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज जो है वो इमीपेनम को ख़त्म कर देगा। अब इस जो है इस एंजाइम के इफेक्ट से बचने के लिए इन किडनी देयर फॉर यूज इन द कम्बिनेशन विद इमीपेनम, इसीलिए इस एंजाइम के इफेक्ट से बचने के लिए हम लोग जो साथ क्या देते हैं, इमीपेनम जो है वो देते हैं। ठीक है, कार्बापिनम्स हैं, कार्बापिनम्स की ड्रग्स हो गई हैं। और कार्बापिनम्स के ड्रग्स के बाद हम लोग अब चलते हैं कार्बापिनम्स के क्लिनिकल यूजेस की तरफ। कार्बापिनम्स के क्या क्या क्लिनिकल यूजेस हैं? कार्बापिनम्स के यूजेस हैं, इंट्राअब्डोमिनल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, निमोनिया में यूज़ होता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है, और सेप्टिसीमिया के अंदर जो है वो ये चीज़ यूज़ होती है। सेप्टिसीमिया का भी हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है सेप्टिसीमिया। एडवर्स इफेक्ट्स पहले देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी आते हैं, सीजर्स आते हैं। सीजर्स का मतलब है आप लोगों को झटके लगते हैं, चक्कर आते हैं, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, वोमिट होता है, डायरिया होता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी जो है वो होता है। सेप्टिसीमिया की तरफ चलते हैं कि सेप्टिसीमिया क्या चीज़ है। तो सेप्टिसीमिया का अगर हम लोग देखें तो सेप्टिसीमिया जो है, हाँ, सेप्टिसीमिया का आप लोगों को पहले भी बताया कि दैट अकर्स व्हेन जर्म्स एंटर इनटू आवर ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर एंटर अगर हो जाएं तो वो पूरी बॉडी के अंदर अगर फैल जाएं तो वो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टिसीमिया। ये क्लिनिकल यूजेस भी देख लिए हैं, एडवर्स इफेक्ट्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट लास्ट ड्रग्स हमारी रह गई है, वो है मोनोबैक्टम। तो मोनोबैक्टम की तरफ चलते हैं। अच्छा, मोनोबैक्टम की तरफ अगर हम चलते हैं तो मोनोबैक्टम की ड्रग्स हम देख लेते हैं। एस्टियोनम है, अच्छा ठीक है। स्पेक्ट्रम इज सिमिलर टू थर्ड जनरेशन, मतलब सेफलोस्पोरिन का थर्ड जनरेशन अगर आप लोग देखें तो सेफलोस्पोरिन का थर्ड जनरेशन अगर आप लोग देखते हैं तो सेम इसका भी जो है मतलब स्पेक्ट्रम जो है वो सेम उससे मिलता जुलता है। ड्रग इसकी है एस्टियोनम, इसकी ड्रग का नाम है। यूजेस के देख लेते हैं। सेप्सिस हैं, मेनिंजाइटिस हैं, लाइम डिजीज़ है, एंडोकार्डाइटिस, साइफिलिस और गोनोरिया जो है वो इसके यूजेस इन डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो ये यूज़ की जा सकती है। अभी साइड इफेक्ट्स भी कुछ हो जाते हैं, जीआईटी में डायरिया हो जाता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है, सुपर इन्फेक्शन और ब्लड डिस्कार्सी, ये सारी चीज़ें हम लोग जो हैं पीछे पढ़ के आए हैं। यहाँ पे अगर कोई नया नाम है तो गोनोरिया है, साइफिलिस है और लाइम डिजीज़ है। मेनिंजाइटिस मेरे ख्याल से नया नाम है, तो इसको हम लोग जो है अभी देख लेते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं वो ये जो है मतलब इन बीमारियों का क्या मतलब होता है। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं लाइम डिजीज़ कि लाइम डिजीज़ जो है वो क्या चीज़ होती है। तो लाइम डिजीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो लाइम डिजीज़ होती है कॉज बाय द बोरीलिया बैक्टीरिया। बोरीलिया बैक्टीरिया के थ्रू ये फैलती है बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक है। सिम्टम्स इसके हैं रैश, फटीग और फीवर जो है वो इसके सिम्टम्स हैं। तो लाइम डिजीज़ है मतलब टिक के जो है मतलब एक कीड़ा है, तो वो हमारे काटने से जो हमारी बॉडी में बीमारी होती है उसको हम कहते हैं लाइम डिजीज़। तो लाइम डिजीज़ के बाद यार आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आते हैं साइफिलिस। हाँ, साइफिलिस मिल गया है। तो साइफिलिस को देखते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरियम ट्रेपोनिमा पैलिडियम। ट्रेपोनिमा पैलिडियम इसके बैक्टीरिया का नाम है और सेक्शुअली इन्फेक्टेड डिजीज़ है। गोनोरिया भी आ गया नज़र आ गया, तो गोनोरिया को देख लेते हैं। या तो गोनोरिया का मतलब है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया निजीरिया गोनोरिया। तो निजीरिया गोनोरिया के थ्रू जो है ये बैक्टीरिया का नाम है और इसके थ्रू जो है वो ये बीमारी फैलती है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो है हमने आज कवर किए हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स कवर किए हैं और तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ से जो है फार्मेसी फाइल्स प्लस चैनल का नाम है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है यहाँ पे आप लोगों को जितने भी नोट्स हैं वो आप लोगों को जो है लिपन कोड की बुक से दिए जाते हैं और आप लोग मतलब इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेम टू सेम जो है मतलब इनको पेपर में लिख सकते हैं। मतलब इनमें आप लोगों को कोई भी जो है मिस्टेक की जो है ज़रूरत नहीं है। इस चैनल की ख़ास बात यही है कि आप लोगों को हैंडमेड नोट्स भी मिलते हैं और हैंडमेड नोट्स के साथ साथ आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो कवर भी करवाई जाती है। तो आप लोगों को अब जो है ये सारा कुछ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ताकि आप लोग जो है इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकें इजीली और जो है पेपर में अपना इस चीज़ को कवर कर सकें। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बिकॉज जो है इसको कवर भी करना था। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पेनिसिलिन का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपनी वर्डिंग में इजी करके लिख सकते हैं। सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन है जिसको मतलब क्लियर नहीं दिया गया। यूजेस हैं पेनिसिलिन के, ये सारा कुछ आज हमने कवर किया अपनी वीडियो में। सेफ्लोस्पोरिन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। सेफ्लोस्पोरिन बहुत इजी टॉपिक है।
सिर्फ पहला वाला जो है पेनिसिलिन वो थोड़ा सा लेंथी है टॉपिक, पर इजी वो भी है, उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इजी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके क्लिनिकल यूजेस भी जो हैं वो बहुत इजी हैं। बाकी उसके बाद जो है सेफ्लोस्पोरिन और जो है कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम जो हैं बहुत छोटे छोटे एक एक पेज के जो हैं वो आप लोगों के पास जो हैं ये टॉपिक्स हैं। तो सिर्फ एक पेनिसिलिन लंबा था जिसकी वजह से जो है वीडियो लंबी होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सेफ्लोस्पोरिन को आज हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को आज हमने कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग चलेंगे तो आज हमने कवर किया है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन को देखेंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए सिंथेसिस को देखेंगे। तो इसी तरह से जो है हमारी एंटीबायोटिक्स का जो टॉपिक है वो कवर होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।